पढ़ रहे हैं। तो अपन लास्ट टाइम काफी बच्चे एब्सेंट थे, उस वजह से मैं ये वाला पार्ट शुरू नहीं किया था क्योंकि काफी बच्चे एब्सेंट थे। कोशिश करो एब्सेंट मत रहो, है ना। हाँ, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेटलर्जी वाला पार्ट ऐसे थोड़ा बताया था मैंने लास्ट टॉपिक में। तो आप ना क्लास में, क्योंकि सेंटेंस भी मैं उतना ही बोलता हूं जितना अपन को एग्जाम में पूछे, तो जो भी बोलेंगे जो भी होगा वो सारा पार्ट आपको होना चाहिए, है ना। तो अच्छा ऑड था वो तो मुझे पता है कि ऑड काफी था, मैं समझ गया था, इसलिए हम लोग ज्यादा नहीं पढ़े थे, क्लास भी हमने जल्दी छोड़ दिया था। वो समझ गया था मैं कि ऑड टाइमिंग है, काफी बच्चे तो इधर उधर घूमने भी चले जाते हैं कोरोना में भी। चलो पढ़ते हैं बेटा, है तो आप क्लास मिस नहीं करना, ठीक है। चलो चलते हैं। अपन कहेंगे भाई ठीक है, अपने पास अपन पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, अब अपन को पढ़ना है कि भाई सेल पोटेंशियल का कैलकुलेशन पढ़ना था। लास्ट टाइम अपन ने एप्लीकेशन पढ़ा था, एसआरपी वैल्यू अपन ने पढ़े, अब अपन को पढ़ना होता है सेल पोटेंशियल। तो इसको अपन कहते हैं सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल कैलकुलेशन के लिए अपन को यूज करना होता है नर्स्ट इक्वेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल। अब अपन कहेंगे सर ये सेल पोटेंशियल क्या है। देख, एक बात मैंने आपको पहले बता रखा है, अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE ऑफ सेल, और डेल्टा जी नॉट होता है माइनस NFE नॉट ऑफ द सेल, ठीक है। इसका मतलब होता है मैक्सिमम फ्री एनर्जी। किसी ने पूछा भी था मुझसे कि सर वो मैक्सिमम वर्क डन क्या होता है, तो ये मैक्सिमम फ्री एनर्जी है और ये फ्री एनर्जी लेफ्ट। और अपन ने पढ़ा भी था, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा भी था। और उसमें अपन ने कैलकुलेट उसी से तो ये बनाया था अपन ने, कि मतलब ऐसे फॉर्मूला बनाया था अपन ने, इस तरफ नेगेटिव साइन लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर अपन ने लिखा था कि देखो भाई जिसके लिए ये पॉजिटिव होगा उसका ये नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, वो अपन ने लिखा था लास्ट टाइम, अपन ने ये पढ़ा, ये अपन को पता है। अब अपन क्या करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। नर्स्ट इक्वेशन का मतलब वो होता है सेल पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब द पोटेंशियल व्हिच इज प्रेजेंट विद द सेल टू कैलकुलेट द पोटेंशियल प्रेजेंट विद द सेल। अब देखो, अपन को एक बात पता है कि भाई देखो सर, ई नॉट ऑफ द सेल मतलब होता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। जब भी आप ये टीका लगाते हो ना ऐसे, इसका मतलब ये होता है कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन में कैलकुलेटेड है, 298 केल्विन। टेम्परेचर नहीं भी दोगे तो भी मुझे पता है। जैसे अपन कहते हैं डेल्टा जी नॉट लिखो, नॉट लगाने का मतलब है टेम्परेचर बताने की जरूरत नहीं आती। और अगर कॉन्सेंट्रेटेड किसी का कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन है तो आपको ये नॉट लगाने के बाद सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन भी बताने की जरूरत है, टेम्परेचर भी बताने की जरूरत है। अगर कोई गैस है तो आपको प्रेशर भी बताने की जरूरत नहीं, वो 1 एटमॉस्फेयर, 1 मोलर ना, मोलर, तो ये बताने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ये तो अच्छी बात है। तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल होता है। मैक्सिमम पोटेंशियल मतलब वो कैथोड माइनस एनोड, मतलब सेल में मैक्सिमम पोटेंशियल कितना है, कितने फोर्स से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये मतलब। अब अपन इसको ना एक सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। मान लेते हैं कि मार्केट से मेरे टीवी के रिमोट का सेल खराब हो गया, तो मैंने कहा मार्केट से नया सेल लेके आता, मैं मार्केट से नया सेल लेके आया। उस सेल पे लिखा होता है, अगर तुम सेल देखोगे तो उस पे लिखा होता है 2 वोल्ट। तो मुझे पता चल गया मेरा ई नॉट कितना है, इसमें 2 वोल्ट है। अब अगर तुम मुझे ये और बता दो कि इसमें क्या प्रेजेंट है, जनरली जिंक, अमोनियम क्लोराइड और जिंक के सेल होता है, तो मुझे ये पता रहता है कि इसमें अगर आप ये बता दो कि केमिकल कौन सा है तो मुझे एन पता चल जाएगा, तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा कि इसका फ्री एनर्जी कितना, टोटल फ्री एनर्जी कितना है इसमें, मतलब कितना वर्क डन करवा सकता हूं मैं, कैलकुलेट कर लूंगा 5 जूल 10 जूल, कितना जूल उसमें एनर्जी। फिर जैसे जैसे मैं यूज करूंगा ना तो उसका फ्री एनर्जी कम होता है। मतलब आप मुझसे ये कह रहे हो, मैं नया सेल लेके आया, उसकी फ्री एनर्जी इतनी थी,
मैं रिमोट में डाल के जितने बार रिमोट यूज करूंगा उसकी फ्री एनर्जी जो है वो डिक्रीज है ना, उसकी फ्री एनर्जी डिक्रीज हो। तो बची हुई एनर्जी मेरे पास ये है, डेल्टा जी लेफ्ट। बिल्कुल यही बोलोगे आप, डेल्टा जी। ठीक है, तो मुझे समझ में आ गया आप क्या बोलना चाहते हैं। आप ये बोलना चाहते हो ना कि भाई टोटल फ्री एनर्जी मतलब मैक्सिमम एनर्जी जो नए सेल में होती है, और उसके बाद जब आप सेल को यूज करोगे, जितना यूज करोगे उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज देयर इज नो प्रोसेस व्हिच कैन टेक प्लेस विदाउट डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। इसलिए तो मैंने लिखा था इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। तो अपन कहेंगे ठीक है सर, अब तो ये मुझे पता है कैसे लिखना है, ये तो आपको पता है कैसे लिखा जाता है, ये तो माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल है, तो ऐसे लिखूंगा मैं तो इसे, और ये माइनस डेल्टा जी यूज्ड। अब यूज करूंगा तो केमिकल रिएक्शन होगा, तो वो तो मुझे नहीं पता कैसे लिखता है, तो अपन कहेंगे वो भी अपन को पता है कैसे लिखा जाता है। कैसे, आपने बता रखा है ना, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एलन ऑफ क्यू सी, और डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एलन ऑफ के सी। ये तो केमिकल इक्विलिब्रियम में ही बता दिया कि इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी जीरो होता है, डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं होता। वो भी अपन चेक करेंगे, देखते हैं कैसे। हमें एक बात पता है कि अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो क्यूसी इज अ रिएक्शन क्वोशंट, concentration of the product divided by the concentration of the reactant। तो concentration चेंज होंगे, अगर आप सेल को यूज करोगे तो concentration चेंज होगा। तो अपन कहेंगे देखो सर, अगर मुझे ये लिखना है तो मैं लिखूंगा डेल्टा जी यूज, बिकॉज केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, जब अपन उसे यूज करेंगे तो मैं ऐसे लिखूंगा आर टी एल एन ऑफ क्यूसी। लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो अपन को पहले से ये फॉर्मूला नहीं पता तुम लोगों को, पढ़ा होगा ना केमिकल इक्विलिब्रियम में, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, नहीं पता ये? तो थर्मोडायनामिक्स नहीं सिखाया है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अपन क्यूसी आपको पता है क्या होता है, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, मतलब वो मतलब थर्मोडायनेमिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ये तो पता होना चाहिए यार, उसके बगैर क्वेश्चन भी है उसमें तो अपने पास, उसमें तो क्वेश्चन भी है, बता कैसे मतलब अपन वो करें, कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं। तो अपन कहेंगे डेल्टा जी, अगर क्यूसी अपन को पता है लेकिन कैसे लिखते हैं ना, क्यूसी तो पता है कंसंट्रेशन ऑफ, बिल्कुल केसी जैसे एक्सप्रेशन होता है वो, जैसे केसी का एक्सप्रेशन होता है बिल्कुल वैसे ही अपना क्यूसी का एक्सप्रेशन होता है, बिल्कुल वही होता है। तो अपन अभी मतलब बिल्कुल मैं उसको, आप अब एक काम करते हैं अपन कि अब इसमें ना डेल्टा जी आप थोड़ा सा याद रखें, तो भाई डेल्टा जी जो है वो होता है माइनस आर टी एल एन ऑफ क्यूसी, और डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन ऑफ केसी, ये होता है। ठीक है, तो जो अपन ने लिखा हुआ है, जो तुम बता रहे हो मतलब कि सर डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है, दैट इज डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू सी। हाँ, तो मैंने वही लिखा हुआ है, क्यू होता है वो रिएक्शन क्वोशिएंट ही लिखा हुआ है। तो कुछ बच्चों को पता है, कुछ बच्चों को नहीं पता, कोई बात नहीं, अपन ये दोनों याद रख लेते हैं। मैं आपको बताऊंगा वो डेरिवेशन से याद आता है, थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ते हैं उसे, और अगर वहां नहीं पढ़ा तो थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन कुछ लोगों को थर्मोडायनेमिक्स भी अभी पढ़ाया गया। ठीक है, कोई बात नहीं, अपन उसको पढ़ लेंगे। ये एन एफ माइनस एन एफ ई सेल होगा, क्योंकि ये थोड़ी होगा, ये तो लेफ्ट है ना बचा हुआ, ये मैक्सिमम था, ये यूज किया, तो मेरे पास ये बचा हुआ ई सेल। जो ये फ्री एनर्जी बचा हुआ है, अब इसमें कितना पोटेंशियल है, पहले तो आप नया सेल लेके आए थे तो 2 वोल्ट था, अब बचा हुआ कितना पोटेंशियल है उसको अपन कहते हैं द पोटेंशियल लेफ्ट। अपन क्या करते हैं, पूरे रिएक्शन को डिवाइड कर देते हैं माइनस एन एफ से। सो ऑन डिवाइडिंग बाय माइनस एन एफ बाय माइनस एन एफ वी गेट, है ना, अपन देख लेते हैं उसमें क्या मिलेगा अपन को, ऑन डिवाइडिंग बाय माइनस एन एफ वी गेट क्या मिलेगा, माइनस एन एफ, तो इधर तो सिर्फ ई बचेगा, ई सेल बचेगा अपने पास, इधर डिवाइड करोगे तो ई नॉट ऑफ द सेल बचेगा फिर मेरे पास, इधर डिवाइड करोगे तो माइनस, क्योंकि ये प्लस हो गया था लेकिन माइनस एन एफ से डिवाइड कर रहे हैं अपन, तो अपने पास ये आ जाएगा क्या, दैट इज आर टी अपॉन एन एफ और लॉग ऑफ क्यूसी कर देता है,
ये हो जाएगा, ये बराबर लॉग नहीं होगा, ये ln होगा। लॉग में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये लॉग बेस है। तो अपन कहेंगे ठीक है सर, अब इसमें क्या करें, तो अपन कहेंगे देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसी को कहते हैं अपन नॉर्थ इक्वेशन कैलकुलेशन के लिए। लेकिन अपन थोड़ा इजी बनाते हैं। इजी कैसे बनाएंगे, तो अपन कहेंगे देखो भाई, ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल, तो कैथोड माइनस एनोड हो जाएगा। ये तो अपन को सेल में गिवन होते हैं भाई, कैथोड और एनोड के सेल पोटेंशियल एसआरपी वैल्यू गिवन होंगे अपन को। लेकिन अगर एसआरपी वैल्यू थोड़ा आइडिया होगा ना, उसको बार बार रिवाइज करना, तो आपको इनऑर्गेनिक पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। जितना मैंने बताया उतना तो आप पढ़ना। माइनस आर टी, अब अपन कहेंगे सर इसमें ना माइनस आर टी एन एफ हो गया, मैं इसको ना लॉग में कन्वर्ट करता हूँ, लॉग बेस 10 में। तो अपन कहेंगे 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, आप लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर लो, हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस एन एफ और लॉग ऑफ क्यूसी करना था ये। अब इसको मैंने इलेबोरेट करके थोड़ा लिख दिया कि अपन को क्या होना चाहिए। ये इक्वेशन अपने लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन अपन कैलकुलेशन में यूज करेंगे। अपन थोड़ा और इजी करते हैं, क्योंकि सिंस वी आर यूजिंग द स्टैंडर्ड कंडीशन, जनरली अपन रूम टेम्परेचर पे ही सेल को यूज करते हैं। तो अपन क्या कर लेते हैं, इफ T इक्वल टू 298 है, F तो अपन को पता है 96500 कूलम्स, N तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा, और R का वैल्यू अपन को पता है आपको 8.314 लिखा होगा। मैं इसको 0.0821 नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, यू आर डीलिंग विद एनर्जी। अगर आप एनर्जी से डील कर रहे हो तो आप उसको 0.0821 नहीं ले सकते, आपको 8.314 जूल्स लेना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एमकेएस है और जूल्स एमकेएस है, मोल्स पर मोल पर केल्विन लेना पड़ेगा ऐसे। तो ठीक है, आपने इसको 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 सब्स्टिट्यूट किया है, मैं इसको भी मल्टीप्लाई कर देता हूं विद ऑल आर कांस्टेंट। तो अपन ऐसे बता सकते हैं, therefore E cell will be equal to E of the cell will be equal to E naught of the cell, आपको पता है कैथोड माइनस एनोड। हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं ऐसे ई नॉट ऑफ द सेल लिख के, इसलिए आप हमेशा इसको कैथोड माइनस एनोड लिखो और ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं और उनके आंसर गलत आते हैं। ये आएगा मेरे पास 0.0591, ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद डिवाइड बाय एन, एन अपन को पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन द रिडक्स प्रोसेस, और लॉग ऑफ क्यूसी आ जाएगा। ये हम यूज करेंगे फॉर कैलकुलेशंस, अपन इसको यूज करेंगे फॉर कैलकुलेशंस, इसको अपन यूज करेंगे कैलकुलेशंस बनाने के लिए, इसको यूज करेंगे। अब अपन कहेंगे ठीक है सर, ये पता चल गया। पहले अब आप ये बता दो, ये तो सेल पोटेंशियल होता है, ये तो मैक्सिमम पोटेंशियल विद द सेल था, ये यूज करूंगा तो ये बचा हुआ पोटेंशियल है जो सामने दिख रहा है अपन को, कि आपने यहाँ मैक्सिमम पोटेंशियल था, थोड़ा यूज किया, कितना बचा हुआ उसी को आप सेल पोटेंशियल कहते हैं। व्हाट विल बी द सेल पोटेंशियल लेफ्ट विद दैट। अब अपन इसको डिस्कस करते हैं, इस वाले पार्ट को आपको ध्यान रखना होगा, मैं आपको डिराइव करके बता दूंगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका डेरिवेशन एक्चुअली वही केमिकल इक्विलिब्रियम में ही बता देते हैं, बस अपन को डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच आना चाहिए। मैं यहाँ पर मर्ज नहीं कर रहा उसको बस। अब अपन पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, पहले इसको देख के एक पॉइंट तो अपन ये देख लेते हैं कि सेल पोटेंशियल किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन अपन से जरूर पूछेंगे। न्यूमेरिकल तो कुछ ही नहीं पूछेंगे, वो अपन करेंगे, लेकिन सेल पोटेंशियल और फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल पोटेंशियल, तो अपन कहेंगे ठीक है, लिख लेते हैं भाई सेल पोटेंशियल में क्या क्या मतलब कौन कौन से फैक्टर है। तो आप ना जब भी आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग द सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ना, आप इससे कैलकुलेट करें। कैसे, इस इक्वेशन में देखते जाओ और बताते जाओ। अब डिपेंड करेगा कैथोड माइनस एनोड, और कैथोड माइनस एनोड किस पे डिपेंड करेंगे, तो अपन कहेंगे देखो जैसे आपने पढ़ा ना जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड, तो इनके बीच में ई नोट कितना आ रहा था 1.1 वोल्ट। अब अगर इन दोनों की जगह मान लो जिंक और सिल्वर होते तो अपन कहते हैं जैसे इसमें आपको गिवन होता है दैट इज -0.76, ये एनोड था ये कैथोड था, ये एनोड था ये कैथोड था। तो कैथोड ये कितना गिवन होता है अपन को 0.34, तो आपने एनोड कैथोड ये था, आपने लिखा 0.34 माइनस 0.76 रिडक्शन। तो
तो 1 पॉइंट बना दिया। तो अपन कहेंगे सर अगर आप सिल्वर और ये ले लोगे तो ये तो -0.76 होता है और ये 0.8 होता है, तो फिर तो अपन कहेंगे कैथोड माइनस एनोड इसका अलग आएगा सर, इसका तो ई नॉट ऑफ द सेल होगा 0.8 माइनस माइनस ऑफ 0.76, तो दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल है, तो मैं तो ऐसे ऐड करूंगा इसे, तो अलग आ रहा है। तो अपन कहेंगे अगर ये अलग आ रहा है मतलब इसमें पोटेंशियल ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, मतलब अपन क्या कहेंगे सेल पोटेंशियल इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वी आर यूजिंग इन द सेल, तो इसका पोटेंशियल ज्यादा आ रहा है, तो इसमें तो अपन कहेंगे 0.8 और ये कितना आ गया अपने पास 0 ना, सो 6 आ गया और 1.56 बहुत ज्यादा है। तो अपन कहेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मतलब डिपेंड करेगा कौन से इलेक्ट्रोड आपने यूज किया। अब इस पे आते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंडेंस मतलब इधर लिखा ना भाई, ये तो मैक्सिमम पोटेंशियल है, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सेल ज्यादा यूज होगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सेल ज्यादा यूज होगा। कैसे? अरे इधर अगर इसका वैल्यू ज्यादा होगा तो ये वाला वैल्यू ज्यादा होगा, तो उससे माइनस ज्यादा होगा। तभी तो अपन घर में नहीं बोलते पेरेंट्स अपन को भाई टीवी बंद कर दो गर्म हो गई है, गर्म होने का मतलब है वो चार्ज ज्यादा कंज्यूम करेगा, मतलब मोबाइल फोन अगर गर्म हो जाए तो बैटरी ज्यादा खाएगा, हाँ बिल्कुल खाएगा, वही तो है, हम पढ़ क्या रहे, बैटरी तो पढ़ रहे। अच्छा तभी पेरेंट्स डांटते हैं कि भाई बंद कर दो गर्म हो रहा है वो, क्योंकि उससे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ता है। ओके, मतलब टेम्परेचर अगर ज्यादा, इसका मतलब है वही सेल जो हमने इंडिया में यूज कर रहे हैं और वही सेल जो सऊदी में यूज होगा जहां टेम्परेचर ज्यादा है ना, वहां ज्यादा मतलब कम टाइम के लिए चलेगा, अपने यहाँ सेल ज्यादा चलेगा, ठीक है भाई। सो हायर द टेम्परेचर मोर विल बी द लेसर विल बी द पोटेंशियल, सो हायर द टेम्परेचर। सर बोलो। सर अगर रशिया में तो फिर वो गर्म होगा ही नहीं ना, हाँ तो बिल्कुल, तब क्या? बोलो बोलो, वहां तो ठंडा रहता है ना, साइबेरिया वगैरह में तो बहुत ठंडा होता है, तो कंजम्पशन तो होगा लेकिन उनकी बैटरी का ड्यूरेशन ज्यादा। भाई सिर्फ वही फैक्टर थोड़ी था, और भी फैक्टर्स थे ना, अपन ने तो सिर्फ ड्यूरेशन की बात की कि अब ड्यूरेशन मतलब कैसे कि भाई अपने आप जैसे टीवी का रिमोट का सेल है, अगर वो 4 महीने चलता है तो साइबेरिया में 5 महीने चलेगा, तो ज्यादा गर्म होगा तो कंजम्पशन ज्यादा होगा ना, तो गर्म हो गई कंजम्पशन तो होगा ना। लेकिन थर्ड बात करते हैं, क्योंकि इनमें से कोई एक फैक्टर अपन से जरूर पूछेंगे, अपन कहेंगे ठीक है सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी रेडॉक्स रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, किसी में 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है। आउटर टेम्परेचर की मतलब आउटर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो अंदर भी टेम्परेचर बढ़ेगा ना, अपन तो इनर अंदर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ये वाला टेम्परेचर जो होगा वो तो अंदर वाला टेम्परेचर होगा, और जितना बाहर टेम्परेचर होता है उतना ही तो अंदर होता है अपने लिए, डायथर्मिक है ना, डायथर्मिक मतलब ऐसे थोड़ी होता है, अब जैसे रूम में अगर गर्मी है तो अपन को भी गर्मी लगती है, तो वही बात हो रही है कि अगर बाहर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो अपन अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि डायथर्मिक वॉल है, वो टेम्परेचर अगर गर्म होता है तो ऐसे थोड़ी होता है बहुत गर्म हो जाएगा, क्यों, फिर वो लॉस्ट भी तो होता है सराउंडिंग। तो अपन बात कर रहे हैं कि उसके अंदर अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंजम्पशन उसके अंदर ज्यादा होगा, तो वो रिलीज भी तो करता है टेम्परेचर बाहर। तो अपन कहेंगे सी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन द प्रोसेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड इन रेडॉक्स प्रोसेस। फिर डी concentration of the reactant and product, QC है ना, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, तो उनके कॉन्सेंट्रेशन, मुझे नहीं लगता अपन को कोई इन सबको किसी को याद करने के लिए, वो रिएक्शन पता है ना हमको, उससे कर लेते हैं, राइट ना, रिएक्शन को देख के बता देंगे। तो एक तो फैक्टर ये हो गया जो अपन को एक पॉइंट जो ध्यान रखना है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट होगा, अपन कहेंगे देखो भाई इसमें दूसरे पॉइंट में, अब अगर मान लो अपन कहें ऐसे कि अगर मान लेते हैं सर कि मेरा सेल मतलब जितना नया सेल आया था सारा खत्म हो गया, अच्छा तो आप ये कह रहे हो कि ये दोनों बराबर है,
मतलब जितना नया सेल था मेरा, सेल डेड हो गया, मैंने तो इतना यूज किया कि वो डेड हो गया, डेल्टा जी लेफ्ट इज 0। ठीक है, तो अपन कहेंगे अगर सेल डेड हो जाए तो डेड सेल को अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम आ गया सेल का। द डेड सेल इज कॉल्ड is the equilibrium state of cell, ठीक है। डेड सेल इज द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ सेल। मतलब यहां पर आप क्या बोल रहे हो कि डेल्टा जी लेफ्ट जो है ना वो 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में डेल्टा जी लेफ्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपन कहेंगे अगर इस कंडीशन में डेल्टा जी लेफ्ट 0 हो जाए, अगर ये 0 हो जाए तो अपन कहेंगे ये दोनों बराबर हो जाएंगे और क्या। तो अपन कहेंगे ठीक है, अगर वो वैसे हो गया तो डेल्टा जी नॉट जो है ना दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा जी यूज्ड। और डेल्टा जी यूज का मतलब क्या होगा, डेल्टा जी यूज्ड, अब अपन डेल्टा जी नहीं लिखते, सीधा लिख देते हैं डेल्टा जी यूज कितना होगा, माइनस आर टी एल ऑफ, अब केस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब अपन इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। तो अपन कहेंगे ठीक है, फिर इसमें अपन ऐसे लिख लेंगे, और दिस कैन बी इक्वेटेड विद दिस आल्सो, माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल। जरूरत पड़ेगी तो मैं इससे इक्वेट भी कर दूंगा, और क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर लिखा तो मैक्सिमम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम एनर्जी को इक्वेट करूंगा। तो अपन क्या बोलते हैं, ये इसको अपन के इक्विलिब्रियम लिख लेते हैं यहाँ पर। क्यों, क्योंकि अपन को पता है, एक बात देखना, डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन ऑफ के, ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए। सिंस काफी लोगों ने कहा कि सर हमें नहीं पता है इक्वेशन, तो मुझे वो बताना पड़ेगा। अब डेल्टा जी नॉट जो है ना, यहां पर जो के इक्विलिब्रियम होता है, इट इज यूनिटलेस, जबकि अपन को पता है केसी यूनिटलेस नहीं होता, इस इक्वेशन में यूनिटलेस है। वो क्यों, तो अपन कहेंगे देखो, इसमें डेल्टा जी का जो यूनिट ना वो जूल्स पर मोल होगा। डेल्टा जी का यूनिट इफ इट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, मतलब जैसे डेल्टा एच है, डेल्टा ई है, वो सब जूल्स पर मोल होता है। तो आर होता है जूल्स पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर होता है केल्विन। ये तो कैंसिल करूंगा मैं, ये दोनों इक्वेट हो गए, यूनिट एंड डायमेंशन आप अच्छे से समझते हो। तो अपन कहेंगे फिर ये तो यूनिटलेस होना चाहिए, अगर इसका यूनिट होगा तो मेरा यूनिट नहीं इक्वेट होगा। तो यहां पर आप चाहे प्रेशर की बात करो, चाहे आप गैस की बात करो, या कॉन्सेंट्रेशन की बात करो, आप जो भी बात करोगे मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा इसके, ये यूनिटलेस होता है इस इक्वेशन। वरना अपन केसी और केपी कैलकुलेट करते हैं तो अपन वहां बताते हैं क्या केपी और केसी, क्योंकि अपन प्रेशर भी पढ़ते हैं और वहां वो भी पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में अपन से पूछ सकता है कि बताओ उसका यूनिट क्या होगा, बता दो यूनिट। इसको यहाँ इधर नहीं लिखना, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। अब अपन कहेंगे ठीक है सर, अगर ये डेड सेल है तो सर मुझे एक बात पता चल गया, ऐसा अगर सेल इक्विलिब्रियम पे है, इफ सेल इज एट इक्विलिब्रियम, हाँ बिल्कुल वो गड़बड़ हुई, लेकिन गड़बड़ को किसी और तरीके से अपन उसको देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स में कि वो गड़बड़ क्यों हुई, वो बताऊंगा मैं, लेकिन इसलिए मैंने डायरेक्टली आपको बताया कि उसको अज्यूम करेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। सो इफ सेल इज एट इक्विलिब्रियम, अगर आपका सेल इक्विलिब्रियम पे है तो इसका मतलब ई सेल 0 ले लूंगा, इसको 0 ले लूंगा, हाँ क्योंकि डेल्टा जी लेफ्ट 0 है तो उसको 0 ले सकता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ई सेल 0 होगा तो आप लिखोगे ना कि ई नॉट जितना था, फिर तो ई नॉट ऑफ द सेल विल बी इक्वल टू माइनस 0 पॉइंट माइनस क्या, ये 0 आ गया, इसको अगर 0 लिखना है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अपन कहेंगे ठीक है, आप चाहे इससे लिखो आपकी मर्जी, आप जैसे लिखना चाहो, ये मुझे पता है कैथोड माइनस एनोड होता है, तो मैं इसको लिख लूंगा 0.0591 अपॉन एन इंटू लॉग ऑफ, क्या लिख लेता हूँ क्यूसी को केसी आ जाएगा। मतलब अगर ऐसा कोई भी रिएक्शन या कोई भी इक्वेशन या कोई भी कंडीशन आप बनाओगे जहां मुझे ये लगा कि वहां इक्विलिब्रियम आने वाला है या वहां इक्विलिब्रियम हो सकता है, मैं वहां इसको 0 लूंगा। क्यों, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारा आयनिक इक्विलिब्रियम भी डालूंगा, के बी के एस पी,
मतलब हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट सब उसमें डालता हूं। अगर वो वहां डालूंगा तो ऑब्वियसली बात है आपने इक्विलिब्रियम की बात की और हमने ई नॉट जीरो लिखा, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो ई नॉट को जीरो, ठीक है। अब अपन कहेंगे ई नॉट ऑफ द सेल अपन जीरो ले लेंगे उसमें। अब अपन लिखते हैं कि भाई ठीक है अपने पास गिवन है इक्विलिब्रियम, इफ सेल इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट ई ऑफ द सेल विल बी जीरो। सो यहां पर अपन को पता चल गया ये ऐसे हो जाएगा। अब अपन कहेंगे देखो भाई यहां पर ई सेल तो जीरो लिख लिया अपन ने। अब इसमें जो इक्वेशन होता है ना, इन इक्वेशन 2, तो अपन लिखेंगे, मैं इक्वेशन 2 में जा रहा हूं, पॉइंट नंबर 3। तो अपन को इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में पता चल गया और यहां पर लिख भी देता हूं मैं, वेयर मैं केसी को लिख सकता हूं, केसी कैन भी लिख देता हूं, मेरी मर्जी मैं इसमें के ए लिखूं, के बी लिखूं, के एच लिखूं, के डब्ल्यू लिखूं, के एस पी लिखूं, के एच लिखूं, या मैं के पी लिखूं, या मैं के सी, मैं कुछ भी लिख सकता हूं। के इक्विलिब्रियम, इसको इक्विलिब्रियम बना देते हैं। मतलब मैं यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ, इनमें से अगर कोई किसी की भी बात आप करोगे मैं ई सेल को जीरो ले लूंगा। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये सारे के सारे जो आप पढ़ते हो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में पढ़ते हो। अगर इक्विलिब्रियम की बात करोगे मैंने ई सेल जीरो ले लूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई अब दूसरा देखते हैं। तो अब एक बात और, इन क्यू इनके इक्विलिब्रियम, इनके इक्विलिब्रियम वी इंक्लूड concentration as well as gaseous term, concentration as well as gaseous terms। अपन कंसंट्रेशन को भी इंक्लूड करेंगे और गैसेस को भी इंक्लूड करेंगे। अच्छा, मतलब सर देख अगर किसी सेल में एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं सेल्स के, अगर मान लो मेरे पास सेल्स में ऐसे गिवन है कि भाई हमने क्या किया कि एक सिल्वर आयन है, ठीक है, और इसको रिएक्ट किया H2 के साथ और ये कन्वर्ट हो रहा है सिल्वर में और ये कन्वर्ट हो रहा है H प्लस, मतलब ये ऐसे सेल रिएक्शन हो गया। n का वैल्यू 2 होगा, वी नो दैट 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज दिख रहा है अपन को क्योंकि H2 आपने 2H प्लस लिखा। जब भी आयंस लिखा होगा आपको बताने की जरूरत नहीं कि वो एक्वस स्टेट में है, H2 आपको अज्यूम करना होगा गैसियस स्टेट में है, ये अपन को पता होगा दैट इज सॉलिड जो डिपॉजिट हुआ होगा और ये एक्वस स्टेट में है। तो अपन कहेंगे सर इसमें ना, अब मैं अगर इसके लिए के इक्विलिब्रियम लिखूंगा तो ऐसे द के इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू, अब सॉलिड तो होते नहीं, मतलब इनमें किसी में भी अपन सॉलिड यूज नहीं करते, तो अपन कहेंगे इसमें H प्लस साइन का स्क्वायर लेना पड़ेगा मुझे डिवाइडेड बाय, अपन को कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा मुझे, लेकिन मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 लेना पड़ेगा और H2 का मोलर कोएफिशिएंट 1 है तो मुझे पार्शियल प्रेशर लेना पड़ेगा। लेकिन सर केपी तो जब हम पढ़ते थे तो हमने तो प्रेशर को भी कंसंट्रेशन टर्म में लिया था, है ना, अपन ने प्रेशर को भी कंसंट्रेशन टर्म में लिया था। तो अपन कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, आपने मतलब ऐसे थोड़ा सा मैं आगे कर रहा हूँ इसको क्योंकि वो विजिबिलिटी में भी पॉसिबल, मतलब थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा विजिबिलिटी, मुझे भी ऐसा लगा। देखो ये मेरे ख्याल से थोड़ा और अच्छा होगा। अभी कोई मतलब कोई विजिबिलिटी ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना किसी को? सेल डेड हो गया मतलब मतलब एनोड खत्म हो गया, हाँ बिल्कुल सही बात है, सेल डेड हो गया मतलब एनोड खत्म हो गया, वहां से डिसॉल्व होना बंद हो गया। हाँ इक्वेशन को अपन को बैलेंस करना पड़ेगा, इक्वेशन इज बैलेंस में, इसमें क्या सॉलिड को इसलिए बैलेंस नहीं किया अपन को पता है तो लिखना ही नहीं था उसको, ये लो उसको तो वैसे भी अपन को केसी में नहीं लिखना इसलिए बात ही नहीं की उसमें, तो अपन ऐसे बता सकते हैं राइट, बैलेंस तो करना ही है तो कर देंगे अपन को, इलेक्ट्रॉन ज्यादा ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन का गड़बड़ ना हो। तो अब मुझे ये बताना था कि भाई देखो ये जो के इक्विलिब्रियम होता है या क्यूसी होता है, इसमें क्यूसी या केसी में जो गैसियस एज वेल एज आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म दोनों ही देते हैं। सेल पोटेंशियल गैसेस पे भी डिपेंड करेगा, अगर गैस चेंज होगा तो भी सेल पोटेंशियल चेंज होगा,
क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन लेने की और देने की टेंडेंसी तो डिपेंड करेगी ना उस पर, वो देखेंगे ना अपन, थोड़ा आगे चलते हैं ना अपन, मतलब एक बार इसको इक्वेशन को डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद मैं आपको बता, अभी तो टाइप ऑफ सेल भी बताऊंगा कि किसके कितने टाइप के सेल्स अपन पढ़ेंगे। पहले बस थोड़ा सा कैलकुलेशन भी कर लेंगे, देख सीख लेंगे थोड़ा कैलकुलेशन, फिर देखते हैं। तो चेक करते हैं अपन। तो एक तो अपन ने लिख लिया कि भाई अपन को कैसे कंसंट्रेशन टर्म वगैरह बता, वो अपन बता। अब इसमें और क्या आ सकता है अपने पास, तो इसमें जैसे n का वैल्यू अपन को कैलकुलेट करना है, तो जैसे मैंने आपको बताया n का वैल्यू 2 होगा, प्रेशर पे डिपेंड करेगा, मतलब अगर अपने पास गैसेस है ना तो प्रेशर पे डिपेंड, जिसे मतलब एक छोटा सा हिंट देता हूँ, हिंट क्या अपन अभी पढ़ेंगे ही उसके बारे में, राइट ना। मैं आपको टाइप ऑफ सेल में गैस इलेक्ट्रोड ही पहले बताऊंगा कि गैस इलेक्ट्रोड कैसे होता है। अब पहले ना एक बार अपन क्या करते हैं कि इक्वेशन थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ करते हैं सेल के बारे में और फिर अपन चेक करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर अपन को सेल गिवन है, जैसे अपने पास एनोड और ऐसे अपन को कैथोड गिवन है, तो फिर आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर अपन को एनोड और कैथोड गिवन नहीं है, सेल बना के नहीं दिया उन्होंने, ये सॉल्ट ब्रिज लास्ट में अपन ने पढ़ा, तो फिर हमारी मर्जी होती है कि हम किसको एनोड बनाए और किसको कैथोड बनाए। लेकिन अगर हमारी मर्जी होगी ना, तो अपन हमेशा सेल वैसे ही बनाएंगे जिससे ई में पॉजिटिव आए, मतलब ज्यादा वाले को कैथोड बना देंगे और कम वाले को एनोड बना देंगे। मैं दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको देता हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आप क्वेश्चन कैलकुलेट करके बताना। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, ऑफ द सेल। मैं सेल दे देता हूं आपको, क्वेश्चन में मैं सेल दे रहा हूं आपको, दैट इज magnesium converts into magnesium chloride. The concentration given to me is 0.1 mole, separated by the salt bridge. And the other cell is copper ion, इसको silver. Silver ion, that is Ag, right now, अपने पास given है AgNO3. So AgNO3 gets convert, इसका concentration मुझे given है, concentration is इसमें अपन इसमें 0.2 मोल और कन्वर्ट इनटू सिल्वर ऐसे, ये एक्वस, ये भी एक्वस ये गिवन है। अब इसमें सेल अपन को गिवन है, राइट, सेल इसमें गिवन है। अब अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे पता है ये एनोड है ये कैथोड, आप जो मर्जी कर लो, ये एनोड है ये कैथोड है, इस पे ऑक्सीडेशन इस पे रिडक्शन, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये कोई नहीं अपन से वो कर सकता, क्योंकि सेल गिवन है मुझे। अगर सेल गिवन है, अगर क्वेश्चन में सेल गिवन है, फिर तो बिल्कुल ही क्वेश्चन सॉल्व करके देते हैं आपने, हमें बस सोचना है कि रिएक्शन कैसे करते हैं। अब एक क्वेश्चन आया अपने पास, सर अपने आपने बोला कि हाँ एनोड खत्म हो जाएगा, तो सर सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा होगा। अब सॉल्ट ब्रिज, अब ऐसे होता है ना, अपन ने जैसे सेल यूज किया, तो कार का बैटरी मतलब जैसे अपन यूज करेंगे तो लगभग ऑलमोस्ट 5 साल तक चलता है भाई, इलेक्ट्रोड लगाएंगे तो वो तो जल्दी डिजोल्व हो जाना चाहिए, फिर 5 इयर्स तक क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज ही तो काम कर रहा था कि वो कंसंट्रेशन को दूर ले जा रहा था, सैचुरेशन पॉइंट नहीं आने देगा। दूसरी बात, अब बैटरी भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया उन्होंने, कैसे, हम जब स्टार्ट करते हैं तो बैटरी यूज होता है, लेकिन जब कार चलती है तो वो रिवर्स इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं करते रहते, है ना। और फिर उसके बाद हाँ बिल्कुल ये भी है कि भाई अपन ऐसा थोड़ी करते हैं कि सॉल्ट ब्रिज में अपन डालते रहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, नहीं ना, वो भी तो खत्म हो जाएगा। तो एक एज बैटरी की जो है वो 5 इयर्स तक चलता है, सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके। अब तो काफी मॉडिफाइड हो गए ना बैटरीज भी, कि जब गाड़ी चलेगी तो बैटरी रिचार्ज होती है अपने आप, है ना। तभी इसलिए अपन से कहते हैं ना कि ऑलमोस्ट 15 डेज में एक बार तो थोड़ा सा घुमा दो गाड़ी को, ठीक है। चलो अब इसमें मैं आपको मतलब ई नॉट दे देता हूँ। अच्छा, जो वैल्यूज अपन यूज करेंगे वही वैल्यूज होते हैं, या क्वेश्चन में गिवन होंगे, आप ज्यादा टेंशन नहीं लेना। तो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ना, ई नॉट ऑफ सिल्वर है टू सिल्वर, इसको देख के पता चल जाएगा ये रिडक्शन पोटेंशियल 0.8 वोल्ट, और ई नॉट ऑफ मैग्नीशियम है टू मैग्नीशियम, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है -2.37 होता है वोल्ट। ये लो जरा कैलकुलेट करो, अब थोड़ा सा तुम लोग कैलकुलेट करो,
जब तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें थोड़ा सा आएगा कि हमें क्या करना चाहिए था, फिर मैं उसमें बताऊंगा कि कहाँ क्यों कैसे अपन कैलकुलेशन करेंगे और क्या सोच के अपन कैलकुलेशन करेंगे। चलो जल्दी से छोटा सा कैलकुलेशन कर दो। इक्वेशन आपके पास था ही, अभी लिखा था मैंने इक्वेशन लास्ट में ना, उसको यूज कर लेते हैं फटाफट और बता दो। हो गया। एन फैक्टर कैसे पता चलेगा, ठीक है, मैं तो इसलिए वेट कर रहा था। चल देख, पहले अपन कहेंगे ये एनोड है, तो इस पे तो भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और ये कैथोड है अपना, तो इस पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। बैटरी का होता है ना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब अपन क्या करेंगे, ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। मल्टीप्लाई करो इसको 2 से, इसको 1 से, इसको 2 से। क्यों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन होना चाहिए ना ऐसे। तो अपन कहेंगे मैग्नीशियम प्लस ट्वाइस ऑफ सिल्वर प्लस गिव्स यू व्हाट, ट्वाइस ऑफ एजी प्लस मैग्नीशियम। ये तो हो गया अपना क्यूसी, इससे अपन क्यूसी लिख लेंगे, ठीक है। और एन का वैल्यू कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज किया आपने, तो अपन कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे एन पता चल गया 2, क्यूसी पता चल गया मुझे मैग्नीशियम आयन डिवाइड बाय सिल्वर, ये पता चल गया, ठीक है। और क्या बचा अपने पास, कैथोड माइनस एनोड, तो अपन वहीं कैलकुलेट कर लेंगे। सो ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, है ना, ठीक है। माइनस 0.0591 अपॉन एन इंटू लॉग ऑफ क्यूसी, ये लिखना है अपन को, ठीक है। सो 3.18 के आसपास आंसर सब लोग बता रहे हैं, बिल्कुल मतलब मेरे ख्याल से सही होगा। तो इसमें अपने पास कितना आ रहा, कैथोड क्या बनाया आपने, ये वाला, तो ये है 0.8 माइनस माइनस ऑफ 2.37 है सर, है ना, माइनस। अब इसको कैलकुलेशन के लिए ना अपन 0.06 ले, और एन का वैल्यू है 2, और लॉग ऑफ कितना लिखना है अपन को, मैग्नीशियम आयन कितना कंसंट्रेशन था 0.1, सो 0.1 डिवाइडेड बाय ये कितना था अपने पास 0.2 का स्क्वायर, सो 0.2 इंटू 0.2 ले, ये आ गया 0.04। अच्छा n इक्वल टू 3 होगा, नहीं नहीं, अरे रेडॉक्स प्रोसेस का मतलब है इस इलेक्ट्रोड में और इस इलेक्ट्रोड में जो गिवन है ना, इधर कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इधर से कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इधर जो डिपॉजिट होगा वो कितने इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से, वो भी उसी बात है। तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ जनरेट होंगे उतने ही तो एब्जॉर्ब होंगे, यही तो कंसेप्ट होता है, यही तो प्रिंसिपल होता है रिडॉक्स रिएक्शन का, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन द प्रोसेस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इन द प्रोसेस, राइट। चलो फिर अपन क्या करें 2.37 में 0.8 को ऐड करते है ना, तो 7 आ गया, 1 आ गया, 3.17 है, 3.17, ये 3.17 ही नहीं बता सकते अपन,
भाई इन दोनों को ऐड करो, कैथोड माइनस एनोड हो गया पोटेंशियल। अपन कहेंगे बता सकते थे अगर आपके कॉन्सेंट्रेशंस 1 मोलर होते, आप इसमें दोनों में कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ले लो, तो 1 मोलर मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, 1 मोलर लोगे तो लॉग वो तो 0 हो जाएगा, सब कुछ 0 हो गया। तो ये कैथोड माइनस एनोड बस तभी ले सकता था जब यहाँ 1 मोलर होता। अभी आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे तो सेल की वर्किंग पे इफेक्ट होगा ना, तो अपन कहेंगे ठीक है। अभी क्या लिखे अपन, माइनस ये कितना है 0.03 इंटू लॉग ऑफ कितना है अपने पास, ये तो हो गया 1/2, 2 इंटू 2 मतलब हो गया 0.4। अभी 0.4 होगा अपने पास, तो अपन लिखेंगे लॉग ऑफ 0.4 का मतलब हो गया 1/4 इंटू क्या 10 होगा, लॉग 10 1 होता है और लॉग 4.6 होता है, राइट ना। सो 0.4 हो गया, मतलब इसको 0.4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 3.17 माइनस 0.03 इंटू 0.4 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये लॉग ऑफ 10 कितना हो जाएगा, log 10 is 1, log 4 is कितना, सर कैलकुलेशन नहीं दिख रहा नीचे वाला। ये लिख लेंगे सर। सो 0.12 आ गया, 0.12 ऐड कर देते हैं अपन इसमें। सर हाँ बोलो। सर नीचे का कैलकुलेशन नहीं दिख रहा है। तेरी आवाज बहुत स्लो आई है। वो बोल रहा है नीचे सर नीचे का कैलकुलेशन नहीं दिख रहा है। अच्छा नीचे का कैलकुलेशन नहीं दिख रहा, अरे मैंने भी ध्यान नहीं दिया, रुक जा अपन देखते हैं कहाँ से नहीं दिख रहा। इधर बना, इधर वाले को मैं इधर लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। ये देख, ये वाला जो है ना 3.17, ये हो जाएगा अपने पास माइनस ये 0.03 और log 10 होता है कितना 1 और log 4 माइनस log 4 होता है 0.6 ले देगा आंसर आ गया। अब किसी को डाउट है तो बोलो भाई कि हमको डाउट है तो दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ आपको। सर उधर थोड़ा नीचे का रहने दो, थोड़ा सा और भी, अभी नीचे नहीं दिख पूरा रहा, रब मत करो। देखो। सर नहीं, मैं बोल रहा हूँ रब मत करो ये हाँ side। नहीं नहीं, अरे उस तरफ वाला तो रब भी नहीं करूंगा, इधर वाला भी नहीं करूंगा सेकंड पर। वो तो उतना तो मुझे पता है कि बच्चे लिख रहे होंगे ना, आज उनको थोड़ी मिलने वाला है वो नोट्स, तो लिखेंगे। तो मैं सारा रब तो नहीं करने वाला। अब मैं एक क्वेश्चन और दूंगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन, calculate the EMF of the cell when right when अब इस बार जिंक ले लेता हूं, इसमें अपन लिख लेते हैं दैट इज माइनस, इसका कॉन्सेंट्रेशन ले लेता हूँ मैं 0.1 सेपरेटेड बाय द सॉल्ट ब्रिज, और इधर मैं ले लेता हूँ दैट इज एल्यूमिनियम है ये। सो इसमें मैं लिख लेता हूँ दैट इज एल्यूमिनियम सल्फेट, और इसका कॉन्सेंट्रेशन मुझे गिवन है 0.2 मोलर, और इस एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो रहा है। तो गिवन मतलब अपन को ये गिवन है दैट इज E naught of zinc ion to zinc is minus 0.76 volt, and E naught of that is aluminum ion, that is aluminum लिखते हैं, so Al into Al3 plus that is equal to 1.67 volt, ये अपन को गिवन, ठीक है, ये गिवन है।
तो कैलकुलेट करते हैं ईएमएफ और कंसंट्रेशंस गिवन है अपन को, सारा कुछ अपन को लिखना आता है। आप एन बी लिखो और थोड़ा सा कैलकुलेशन करो। हाँ, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप, एनएफई वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, जो मर्जी चाहे आप यूज करो, उससे ही तो अपन ने ये बनाया। सर वापस वो 0.06 लेना, हम्म। वो 0.591 को 0.06 लेना कैलकुलेशन के लिए। हाँ, सर ये फॉर पॉइंट टू फॉर्मूला में, नहीं नहीं ये नहीं सर। करके थोड़ा जोर से बोलना है यार तुम लोग, मेरा शायद लैपटॉप का साउंड खराब हो रहा है। बोलो। सर वो जो फॉर्मूला में 0.0591 रहता है, हाँ हाँ हाँ, तो उसको हम लोग उसको अपन 0.6 कैलकुलेशन पे लेना। हमेशा वही कर लेंगे, 0.06, कोई प्रॉब्लम नहीं। कई बार एग्जाम में भी लिखा होगा 0.06 यूज कर लो।
भाई काफी टाइम हो गया, चेक करेंगे। 0.9, ओह 2.3 आ रहा है। 2.42 और 0.9 यार अलग अलग आ रहा है। 2.449 मतलब दूसरा भी एक बार चेक करते ना। अच्छा मैं आपको लिख के बताता हूँ आपने क्या क्या यूज किया। तो मैंने ना n का वैल्यू 6 यूज किया, और क्या यूज करना था, कुछ भी, बाकी सब आपने दे ही रखा। बाकी मैं चेक कर लूँ। अच्छा जी, अब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा भाई। है फॉर्मूला तो अपन को पता ही है, मैं डायरेक्टली एक बार इसलिए डायरेक्टली ना, बाद में तुम लोग कहोगे तो कैलकुलेट करके ही बताऊंगा। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल, ई कैथोड माइनस एनोड, जैसे आपने कहा था सर हम वैसे ही करेंगे कि ये हमेशा अलग अलग लिखो, ई नॉट ऑफ द सेल नहीं लिखना। 0.06 लेके आप एन लिख लेना इनटू लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो मैं कॉन्सेंट्रेट इधर क्यूसी लिख लूंगा। तो इधर जिंक जो है वो जिंक आयन में जाएगा, ये मुझे पता है 2 इलेक्ट्रॉन है, और इधर एल्यूमिनियम आयन जो था वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये कन्वर्ट करके एयर में कन्वर्ट होगा। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया। 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, इसलिए मैंने उसको 6 किया। ठीक है, अब अपने पास क्वेश्चन काफी सारे आंसर्स आ गए। तो सिंस मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ Al3 प्लस प्लस Zn दैट इज अ सॉलिड, और ये जिंक आयन है 3 जिंक आयन प्लस Al सॉलिड, ये मुझे गिवन। मैं क्यूसी लिख लूंगा। अब चलो सर 3 जिंक ना। अब एक मिनट रुकना। कैथोड कितना गिवन है अपन को, ये कैथोड है, तो इसको लिखूंगा मैं -1.67, ये कैथोड है। माइनस माइनस ऑफ 0.76, ये मेरा एनोड है। -0.06 डिवाइडेड बाय 6 इंटू लॉग ऑफ क्यूसी। क्यूसी में आएगा जिंक आयन का क्यूब और एल्यूमिनियम आयन का स्क्वायर। भाई देखो पहले चेक कर लो, आप किसी को डाउट हो मतलब कैसे कैलकुलेशन में, थोड़ा सा एक बार और सब्स्टिट्यूशन करता हूँ, फिर मुझे बता देना कि मतलब तुम लोगों ने यही कैलकुलेट किया है कुछ और कैलकुलेट कर डाले। तो मेरे पास आया 1.67 और -0.76, तो 1 आया, 16 में से 7 गया तो 9 आया, तो -0.9 बना, माइनस 1.67 ना। भाई जोर से सर बोलो, पॉजिटिव 1.67 है। मैंने बताया ना। मुझे कुछ बोल रहा था बेटा। एल्यूमिनियम अच्छा हाँ, इसी तो 1.6 लिया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताओ क्या गिवन है ये, बताओ बताओ। और अपन यूज क्या करते हैं इसमें जब कैथोड माइनस एनोड लिखते हैं तो, भाई थोड़ा तो चेंज करते ही ना मैं, मतलब एकदम ही बिल्कुल वैसे इजी इजी हो जाएगा तो फिर बिल्कुल लगेगा सर आप, है ना। वो मतलब उनको थोड़ा सा तो चेंज करो ना सर, मतलब फिर ऐसे ही बिल्कुल हो गया। मतलब ध्यान दो ना, मैंने बताया था आपको कि इस पर ध्यान देना पड़ेगा आपको, वो तो बताया था मैंने आपको, है लास्ट क्लास में बताया था मैंने। ठीक है, लेकिन इधर नहीं बताया था ना आपने, डायरेक्टली दे दिया, गलत बात है। थोड़ा बहुत तो गलत करूंगा यार, ताकि तुम लोगों को ध्यान रहे कि हाँ सबने बताया था, उस पर ध्यान रखना है अपन को। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे ना, अब ये तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे, 1/600 लिख लेते हैं इसको, तो 1/100 कर देते हैं, और लॉग ऑफ बाकी कैलकुलेशन अपन कर लेंगे। लॉग ऑफ क्या, जिंक आयन है, जिंक आयन कितना है अपने पास 0.1, 0.1 टू द पावर ऑफ 3, तो 10 की पावर -3 कर देता है, डिवाइड बाय ये था अपने पास 0.2 टू द पावर ऑफ दिस, सो 0.4 इंटू 0.2 इंटू 0.2, सो 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2। मेरे ख्याल से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, मेरे ख्याल से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। अब कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, अब बताओ कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। मैं अभी ये पार्ट हटा रहा हूँ इसकी, अपन इसको हटा दें। ठीक है, अब अपन इसको हटा दें।
चलो अब बताओ, -2 पॉइंट आ रहा है, तो बहुत ज्यादा है, -2.434, -0.91 है, और 1/100 था मेरे पास। लॉग ऑफ 10⁻³ और 10⁻², सो लॉग ऑफ मेरे पास 1/4, 1/4 मतलब 0.25 इंटू 10⁻⁻1, और 10 अब मैं इसको अलग से कैलकुलेट कर लेता हूँ, मतलब 2.5 इंटू 10⁻², तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2 माइनस लॉग ऑफ 2.5, तो प्लस 2 माइनस लॉग ऑफ 2.5 मतलब 0.48 और 0.3 के बीच में, और 0.48 डिवाइड कर दूंगा मैं 7/8 को, हाँ डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 0.31839 है, तो ये वैल्यू मेरे पास आएगी 0.39, मतलब 0.4 मान लेता, तो 0.4 मानूंगा तो इसको मैं 2 माइनस 0.4 मतलब 1.6, तो ये मेरे पास वैल्यू जो आएगी वो 1.6 आएगी, और वो भी प्लस में, ये प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा -0.91 माइनस प्लस हो गया, और ये बना था मेरे पास 1.6 डिवाइडेड बाय 100, ये माइनस क्या है, आंसर अपना माइनस में है ना, आंसर अपना माइनस में आएगा, लेकिन है ना, देखो देखो देखो, है ना, तो अब अपन इसको नहीं, ये प्लस करेंगे तो थोड़ा सा माइनस होगा इससे, तो 0.91 से तो छोटा ही आ जाता है, कुछ माइनस हो जाएगा इसका, प्लस है ना, है ना, तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो अपन इसको माइनस करते हैं ना, -0.91 प्लस ये हो जाएगा 0.00, ऊपर आएगा ना 10⁻², तो 1 2 और 1/6 है ना, ये तो इतना माइनस करेंगे तो ये तो चला ही जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा मेरे पास, -0.89 के आसपास का, इतनी कर देता हूँ, इसको छोड़ देते हैं। अब अपन कहेंगे सर एक बात बताओ, इसका पोटेंशियल तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव कैसे हो सकता है पोटेंशियल किसी का, पॉजिटिव होना चाहिए पोटेंशियल, तो नहीं नेगेटिव पोटेंशियल कैसे हो जाएगा, मैं जितना सेल लाया था, जो नया सेल था मेरा, उसको यूज करने के बाद उससे मतलब जितना उसमें पोटेंशियल था उससे भी ज्यादा यूज कर लिया मैंने, तो अपन कहेंगे पोटेंशियल नेगेटिव नहीं होगा, हमने थ्योरेटिकली एक सेल बनाया, तो इससे मैं क्या समझूं, तो अपन कहेंगे देखो, इससे अपन को यह समझ में आ गया कि अगर किसी सेल का पोटेंशियल नेगेटिव आए, तो मैं ये बता सकता हूं कि जो सेल आपने बनाया है ये वर्क डन नहीं कर सकता, वो क्यों, क्योंकि अगर ई सेल नेगेटिव आया तो डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा, और डेल्टा जी पॉजिटिव का मतलब इट इज नॉट ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब ये सेल वर्क डन नहीं कर सकता, तो कोई सेल वर्क डन करेगा या नहीं करेगा कैसे बताऊं मैं, तो अपन कहेंगे अगर मैं चाहता हूं कि इस सेल से वर्क डन करवा लें, तो इन दोनों के पोजीशन एक्सचेंज कर, वो तो यही देख के पता चल रहा था कि ये वर्क डन नहीं करेगा, वो क्यों, क्योंकि आप हर बार बोलते तो कि जिसका सेल रिडक्शन एसआरपी वैल्यू ज्यादा हो उसको राइट हैंड साइड पे रखना, तो कैथोड माइनस एनोड पॉजिटिव आएगा, वो तो यही देख के पता चल रहा था कि ये सेल वर्क डन नहीं करना, लेकिन अपन पूरा कैलकुलेशन भी आ गया, मुझे ये देखना था कि तुम लोग एन क्या यूज करते हो, कैलकुलेशन कैसे करते हो वो देखना था, फिर थोड़ा सा मुझे ये भी मैंने एक वैसे कर दिया, जबकि मैंने एक दो बार वहां बिठा के लिखा भी था कि बच्चे देख लें कि भैया आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रहे हो मुझे, मैं कर लूंगा ना, तो एक तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी अपन यूज करेंगे ना ये, कि भाई ये रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अपन तो सिर्फ इतने पार्ट से भी पूछ लेंगे और वो देंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो एक तो अपन को वो ध्यान रखना है, दूसरी बात अपन को ये ध्यान रखना है कि भाई इधर जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है वो कैसे कैलकुलेट करना है, थर्ड अपन से पूछेंगे कि लॉग वाले वैल्यूज हाँ गिवन होंगे ना, गिवन होंगे ना, अरे अपने पास टाइम होगा ना,
मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा ना, मैं तुम्हें 15-20 मिनट में सारे लॉग वैल्यू याद करूंगा। किसी दिन ना 20 मिनट का काम होगा, कोई भी लॉग वैल्यू पूछो, लॉग और एंटी लॉग, तुम पूछो मैं आंसर देता हूँ। तुम भी ऐसा करने लगोगे 20 मिनट के बाद कि तुम लॉग वैल्यू बोलो, हम आपका आंसर बताते हैं। तभी तो मैं फटाफट फटाफट तुमने नहीं देखो कैसे करता हूं। क्योंकि वो जब आइनिक पढ़ाते हैं ना, तो पहले बच्चे को सारे लॉग वैल्यू 20 मिनट सिखा देता। अभी मेरी क्लास हो रही है इसके बाद, नहीं तो मैं अभी मतलब उसमें, तो उसमें ताकि बच्चा मुझसे ये ना बोल पाए सर वो लॉग वैल्यू नहीं पता थी मुझे, इसलिए सारे वैल्यूज पता है, मैंने बताया तो है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं। तो अब तो करोगे ना कैलकुलेट, तो तब करेंगे। अब अपने पास लॉस्ट इक्वेशन समझ में आ गया। अब एक बार मुझे, क्योंकि अब अगर इतना ही इजी है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो हो गया है ना, वो अपन करेंगे, मैं आपको लॉग वैल्यू बता दूंगा। याद रखने बहुत मुश्किल होते हैं, अरे बहुत इजी होते हैं, बहुत ज्यादा इजी। मैं बताऊंगा तुम्हें, 2-3 याद होने चाहिए, मैं पूरा बना दूंगा, चिंता मत करो, बिल्कुल पकड़ दूंगा। अच्छा देखो, इसमें अपना ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हाफ सेल यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप। तो 7 तक याद है तब तो मुझे पूरा 7 तो बहुत बड़ी बात है यार। तो 7 तक याद है मुझे, 2 ही याद रहता है, 2 और 3। चलो तो फिर अपन को पता चल गया कि ये मतलब ई सेल अगर किसी का नेगेटिव आया, इसका मतलब वो वर्क डन नहीं कर पाएगा। तो कैसे वर्क डन करवाएं? सेल के पोजीशन को रिवर्स करो, वर्क डन करेगा। कैथोड को एनोड बना दो, एनोड को कैथोड बना दो। तो अपन से क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे कि ये सेल रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है कि नहीं। तो अपन कहेंगे अगर ई सेल पॉजिटिव आया तो करेक्ट, नहीं तो नहीं। दूसरी बात, ये वर्क डन कर सकता है या नहीं, ई सेल अगर पॉजिटिव आया तो कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। तो इस कैलकुलेशन से अपन बहुत सारे आंसर्स देंगे उस टाइप के आंसर। अब अपन को पढ़ना है कि भाई कितने टाइप के हाफ सेल, किस किस टाइप से हाफ सेल बनाएंगे सर यार, जिससे कि क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। तो अपन कहेंगे ठीक है, जितने टाइप के हाफ सेल्स हैं अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ हाफ सेल, टाइप्स ऑफ हाफ सेल की बात करते हैं। तो एक हाफ सेल अपन लिखेंगे दैट इज कॉल्ड ग्लास इलेक्ट्रोड। तो अपन इसको ना गैस इलेक्ट्रोड लिखते हैं, क्योंकि वो ग्लास इलेक्ट्रोड भी बोलेंगे, गैस इलेक्ट्रोड। मैं गैस इलेक्ट्रोड में पढ़ते हैं ना, उनको देखते हैं क्या करना है। अपने पास एक क्वेश्चन आया है जिसमें सर सिर्फ कैथोड के अंदर ही रिडॉक्स रिएक्शन होता है। नहीं, कैथोड के अंदर तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एनोड में, राइट। तो अगर अपन चेक करेंगे, तो अगर ये सोच के बोल रहे हो तुम कि सर यहां तो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन इस पर जाएगा, तो इस पे इलेक्ट्रॉन था और यहां डिपॉजिट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होगा। तो अपन कहेंगे यार इलेक्ट्रॉन यहाँ जनरेट हो रहा है और यहाँ लॉस्ट हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो नहीं करते। अपन ये बोलेंगे कि रिडॉक्स का मतलब रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, यहाँ रिडक्शन होगा, यहाँ ऑक्सीडेशन होगा। सो एनोड पे ऑक्सीडेशन बताना ही होगा। कॉपर ने कॉपर ने सल्फेट को छोड़ा और फिर इलेक्ट्रॉन गेन भी किया। तो सल्फेट को छोड़ा तो सल्फेट गया थोड़ी है सेल से बाहर, सल्फेट को छोड़ा तो सेल से बाहर नहीं गया ना। अगर सल्फेट को छोड़ा तो सल्फेट ने इलेक्ट्रॉन, ऐसे तो जिंक के लिए भी अपन कहेंगे कि भाई जिंक को छोड़ा तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन जो आया उसने भी तो क्लोरीन दिया। वो पहले से ही सॉल्ट के फॉर्म में थे, आयंस के फॉर्म। तो हाफ सेल को अपन रिडक्शन वैसे नहीं बोलेंगे कि एक ही सेल में रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो तुम्हारा कहना ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले डोनेट किया और फिर एक्सेप्ट नहीं किया, अपन ने ये नहीं कहा। अपन ने तो ये कहा कि भाई इधर ना कॉपर सल्फेट था, अपने पास कॉपर सल्फेट था। तो अपन कहेंगे कि भाई कॉपर सल्फेट था तो इसका इलेक्ट्रॉन तो पहले से इधर, इसने इलेक्ट्रॉन, ये तो सोल्यूशन में ही हो गया था।
अगर अपन फिर ऐसे भी तो बोल देंगे अपन कि अच्छा सोल्यूशन के अंदर ही इसने कॉपर इसने इलेक्ट्रॉन दिया और उसने लिया, मतलब इधर रिडक्शन हो रहा है, तो फिर अपन कहेंगे यहां भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो गया सर, इसने भी इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। और फिर जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये भी तो फिर इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, डोनेट किया इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इधर जब जिंक जिंक आयन में कन्वर्ट होगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जनरेट हो गए। तो सल्फेट ने यहां गेन किया इलेक्ट्रॉन का, और यहां पर अगर ये डोनेट करेगा तो ऑब्वियसली बात है फिर इसको तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना क्लोरीन से। सर आप क्लोरीन से तो दोगे ना इसको इलेक्ट्रॉन, तो इसका रिडक्शन भी होगा भाई। जब यहाँ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो अपन कहेंगे ना क्लोरीन आएगा। तो आपने कहा लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, तो पहले डोनेट किया और फिर एक्सेप्ट किया। सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट दोनों ही रहे, तो अगर कॉपर और सल्फेट दोनों है तो कॉपर इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया, उसने इलेक्ट्रॉन पहले से उसके पास था सॉल्यूशन। तो आप इस फॉर्म में अगर बोल रहे हो कि सर एक बात है ना, पहले कॉपर ने इलेक्ट्रॉन अपने, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसने इसको दे दिए तो नेगेटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया कॉपर का। और फिर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके, क्योंकि कॉपर पे पॉजिटिव चार्ज आया तभी वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। उस पे मैं तो बोल सकता हूँ कि भाई वहां पर रिडक्स रिएक्शन होगा, वो तो मैं बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पहले उसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और बाद में फिर उसने वहां से इलेक्ट्रॉन गेन किया, बोल सकता हूँ। लेकिन अपन ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि दोनों ही प्रोसेस इसी में हो रहे हैं। फिर कॉपर के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसलिए अपन उसको क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड पे रख रहे हैं। तो वो इसको इलेक्ट्रॉन देके और उसको और इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर यहां से फिर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते और वो इससे इलेक्ट्रॉन ले तो सकता है भाई, उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो अपन कहेंगे जब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ थे सर, तो वो यहां से क्यों ले रहा है, कंपैरिजन। और अपन ने साफ साफ लिखा हुआ है सेल रिएक्शन कहां से शुरू होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ही सेल रिएक्शन शुरू होगा, नहीं तो नहीं। मतलब हमें ऑक्सीडेशन पहले जिंक को प्रेफर करना पड़ेगा, फिर कॉपर का रिडक्शन। और अगर अपन से ये पूछे कि क्या इसी सेल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन पॉसिबल है, तो हाँ बोलना पड़ेगा, तो मना नहीं कर सकते। ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बोलना पड़ेगा, फिर तो बोलूंगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट वो संभल के, मतलब वैसा पूछा जाए तो ही बताना, नहीं तो नहीं। बिल्कुल बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते, उसमें कोई डाउट नहीं है ना, उसको बोल सकते। अब अपन लिख सकते हैं टाइप ऑफ हाफ सेल्स। तो मेरे ख्याल से अपन अब यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि अपन इनको शुरू तो करना पाएंगे, बना भी नहीं पाएंगे अपन हाफ सेल, तो क्लास का टाइम भी हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं कुछ, लेकिन हाफ सेल पढ़ने के बाद ही मैं आपको होमवर्क दे सकता हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर तो अपना कंप्लीट है। आपका स्टीरियो केमिस्ट्री का कितना हो गया, एक्सरसाइज 3 तो कंप्लीट हो गया ना अपना सॉलिड स्टेट का, एक्सरसाइज 3 कंप्लीट कर रखा है। स्टीरियो बताओ, स्टीरियो का कितना होमवर्क हो गया तुम्हारा, स्टीरियो सर बताओ। स्टीरियो में सर होमवर्क नहीं देते सर, खुद ही सॉल्व करते शीट, मतलब वो पीडीएफ से। डिस्कशन नहीं है, तो एक्सरसाइज 1 में P1 P2 और P3 तीनों करके रखो, इसमें लास्ट सेक्शन छोड़ देना। क्योंकि जैसा मुझे सर ने बताया ना कि वो कायरल सेंटर जिनमें नहीं है उनको अपन को पढ़ना है, तो वह मैं कोशिश करूंगा कि ये अपना नेक्स्ट टाइम खत्म हो जाएगा ना, तो मैं स्टीरियो वाला पार्ट पढ़ा दूंगा, और कोशिश करूंगा कि इसी वीक में पढ़ा दूं स्टीरियो। जो अपना टेस्ट हो ना उसमें स्टीरियो भी हो, सॉलिड भी हो, और इलेक्ट्रो का कुछ पार्ट भी हो, तो अपन वैसे टेस्ट का भी डेट नहीं आया, लेकिन जब भी टेस्ट रखेंगे यार उसमें सिलेबस अच्छा खासा रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अब तो तुम लोग मेरे ही पास हो ना, तब तो मैं अच्छा सिलेबस रख सकता हूँ।